कहानी की शुरुआत में हमें दो बेस्ट फ्रेंड कैटी और बेका दिखाई जाती है। बेका कैटी को ये पूछती है कि क्या तुम्हें एक ऐसे वीडियो टेप के बारे में पता है जिसे देखने के बाद 7 दिन के अंदर तुम्हारी मौत हो जाएगी। उस टेप के बारे में सुन के कैटी डर रही है। कैटी बेका से पूछती है कि तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता। बेका बताती है कि कॉलेज में ये अफवाह है, लेकिन तुम डर क्यों रही हो, आखिर ऐसा हुआ क्या है। कैटी बताती है कि मैंने पिछले हफ्ते ऐसी ही टेप देखी थी जब मैं अपने बॉयफ्रेंड जॉर्ज के साथ घूमने के लिए गई थी। उसके बाद कैटी बेका को बताती है कि आज 1 हफ्ता पूरा हो चुका है और उसके बाद कैटी को कुछ अजीब अजीब लग रहा है। वो तड़प रही है, शायद उसे कुछ हो सकता है, लेकिन फिर हमें समझ में आता है कि कैटी नाटक कर रही थी। लेकिन बेचारी कैटी को पता नहीं है कि ये नाटक बहुत जल्द असलियत में बदलेगा। अचानक उनके घर में कॉल आता है। कैटी और बेका दोनों डर जाती है कि ये कैसे हो रहा है, आज कॉल कैसे आ रहा है। वो दोनों नीचे की तरफ जाती हैं, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि ये कॉल कैटी की माँ का है। वो दोनों बेफिक्र हो जाती है। कैटी भी अपनी माँ से बात कर रही है कि मॉम आप कैसी हैं, आप कब आएंगी। लेकिन तभी कैटी को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। अब कैटी नाटक नहीं कर रही। कैटी को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो है, लेकिन कौन है वो, यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी अचानक सामने वाला टीवी ऑन हो जाता है। कैटी को लगता है कि शायद उसकी दोस्त बेका उसके साथ मजाक कर रही है। वो चिल्लाती है, बेका ये सब मत करो। वो टीवी को ऑफ कर देती है, लेकिन टीवी फिर ऑन हो जाता है। वो टीवी का प्लग निकाल देती है, लेकिन उसके बाद भी टीवी ऑन ही है। ये सब क्या हो रहा है। तभी उसे धीरे धीरे पानी की आवाज आती है। उसके घर में पानी आ कहां से रहा है। वो ऊपर की तरफ जाती है, पानी ऊपर की तरफ से आ रहा है, और सिर्फ पानी ही नहीं, ऊपर से उसकी मौत भी आती है। कैटी चिल्लाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कहानी का अगला सीन हमें इस कहानी के लीड कैरेक्टर एडन और रेचन के पास लेके जाता है। रेचन एडन की माँ है। वो एडन की स्कूल गई है। एडन की स्कूल टीचर ये बताती है कि एडन बहुत होशियार बच्चा है, लेकिन आप उसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं देती, आपको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। वो रेचन को एडन की पेंटिंग दिखाती है जिसमें एक लड़की मर रही है। रेचन उसकी क्लास टीचर को ये बताती है कि एडन की कजन केटी 3 दिनों पहले मरी है, और तब से एडन शॉक में है। टीचर रेचन को ये बताती है कि उसकी कजन तो 3 दिन पहले मरी है, लेकिन ये पेंटिंग एडन ने 1 हफ्ते पहले बनाई थी। रेचन को भी कुछ अजीब लग रहा है कि 1 हफ्ते पहले। एडन को ये कैसे पता। वो अपने बेटे एडन को लेके घर जाती है। वो एडन से पूछती है तो एडन उसे बताता है कि आपके पास भी ज्यादा वक्त नहीं है। रेचन को हैरानी होती है कि एडन ये क्या कह रहा है। एडन कहता है कि आपको पता है कि आप कब मरने वाली हैं। रेचन कहती है नहीं। एडन कहता है कि केटी को तो पता था। रेचन एडन की बातों का मतलब समझ नहीं पा रही। अगले दिन रेचन और एडन केटी के घर में जाते हैं। रेचन केटी की माँ से बात कर रही है, उसे सिंपैथी देने की कोशिश कर रही है। वो लोग बहुत दुखी हैं, और वहाँ दूसरी तरफ एडन पूरे घर में घूम रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद उसे यहाँ पर किसी के होने का एहसास हो रहा है। केटी की माँ रेचन को बताती है कि उसने सारे डॉक्टरों से पूछ लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि उसकी बेटी आखिर मरी कैसे। और उसके बाद हमें केटी का आखिरी चेहरा दिखाया जाता है जो कि बहुत खौफनाक था। केटी की माँ रेचन से कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे पता करूं। तुम पता करो, तुम तो रिपोर्टर हो ना, ये तुम्हारा काम है सच को खोद के निकालना। तुम पता करो कि मेरी बेटी कैसे मरी। रेचन अपनी बहन की बात मान जाती है। वो वहाँ पर केटी के दोस्त से मिलती है। केटी के दोस्त रेचन को बताते हैं कि जब से केटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस माउंटेन के पास घूमने गई थी, तब से कुछ अजीब अजीब हो रहा था। 1 हफ्ते बाद केटी मर गई, और उसी रात केटी के मरने के 3 मिनट बाद उसका बॉयफ्रेंड भी मर गया। वहाँ पर केटी का एक और दोस्त है जो कि रेचन को ये बताता है कि ये काम किसी इंसान का नहीं है। अब तो रेचन को भी शक हो रहा है। अगली सुबह रेचन अपने ऑफिस जाती है और पता करती है कि केटी का बॉयफ्रेंड कब मरा था, और केटी और उसके बॉयफ्रेंड जॉश के साथ जो 2 लड़के और लड़कियां और गए थे, उन लोगों का क्या हाल है। रेचन को जो पता चलता है वो बहुत खौफनाक है। रेचन को पता चलता है कि सब लोग उसी रात जिस दिन केटी मरी थी, उसी रात उसी वक्त 10 बजे मरे। सब एक साथ एक ही वक्त पे कैसे मर सकते हैं। रेचन समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो फैसला करती है कि वो सच्चाई को बाहर निकालेगी। वो उसी माउंटेन के पास जाती है जहाँ पर केटी, जॉश और उनके दोस्त गए थे। रेचन को उसी रिसोर्ट में रुकना है जहाँ पर केटी रुकी थी, उसी कमरे में जाना है जहाँ पर केटी गई थी। वो रिसोर्ट के मालिक से बात करती है। उसका मालिक रेचन को ये बताता है कि यहाँ पर लाइट की बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए हम यहाँ पर वीडियो टेप रखते हैं ताकि आप वीडियो टेप टीवी में लगा के देख सके। रेचन समझ जाती है कि यही टेप की बात कैटी के दोस्त कर रहे थे। वो कैटी के कमरे में यानी कि केबिन नंबर 12 में जाती है उसी टेप को लेके, और उसके बाद वो अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती
गलती कर देती है, वो उस टेप को ऑन कर देती है। उस मनहूस टेप में बहुत अजीब अजीब फुटेज है। उसमें एक औरत दिखाई जाती है जो अपने बालों में कंघी कर रही है। उसमें एक कुर्सी दिखाई जाती है, एक लैडर, बहुत सारी मनहूस चीजें, कीड़े मकोड़े। और उसके बाद वो औरत जो कि अपने बालों में कंघी कर रही थी वो कूद के मर जाती है। उसके बाद सीडी के आखिर में एक लड़की जो कि कुएं से बाहर निकल रही है। उसके बाद टेप बंद हो जाता है और तभी कमरे का फोन बजता है। रेचन फोन उठाती है और फोन से आवाज आती है 7 दिन। रेचन समझ जाती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब वो क्या करेगी? आने वाला वक्त हमें कौन सा रूप दिखाएगा, आइए जानते हैं। अब शुरू होती है रेचन की जिंदगी के 7 दिन, 7 खौफनाक दिन। कहानी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रेचन अपने दोस्त नोआ को बुलाती है। वो नोआ को सब कुछ बता देती है। उसकी बातें सुन के नोआ हंस रहा है कि तुम कौन से बेफिजूल बातों पे यकीन कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता, लाओ मैं भी टेप देखता हूँ। रेचल नोआ को मना कर रही है। वो नोआ को ये दिखाती है कि कोई भी अगर उसकी फोटो खींचे तो रेचल की फोटो धुंधली आती है। नोआ ये कहता है कि तुम्हारा कैमरा खराब हो गया होगा, लाओ मैं टेप देखता हूँ आखिर उस टेप में है क्या। रेचल के मना करने के बाद भी नोआ उस टेप को देख लेता है। वो सारी मनहूस चीज नोआ देख लेता है। तभी घर का फोन बजता है, लेकिन नोआ या रेचल उस फोन को उठाते नहीं। तो क्या फोन नहीं उठाएंगे तो नोआ बच जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। नोआ को अभी भी इन सारी बातों पे यकीन नहीं है, लेकिन रेचल कहती है कि मेरी मदद करो, तुम टेक्नीशियन हो, पता करो इस टेप को किसने रिकॉर्ड किया है, कहाँ से रिकॉर्ड हुआ है। नोआ मान जाता है। नोआ रेचल से कहता है कि इस टेप की एक कॉपी बना के मेरे पास लेके आओ, मैं फिर तुम्हें बता दूंगा कि ये टेप कब और कहाँ बना है। अगले दिन रेचल उस टेप की कॉपी बना लेती है, लेकिन हर बार रेचल इस बात पे ध्यान दे रही है कि इस मनहूस टेप को कोई और नहीं देख पाए, क्योंकि वो जानती थी कि अगर इस टेप को कोई भी देख लेगा तो वो भी मर सकता है। रेचल उस टेप की कॉपी लेके नोआ के पास जाती है, लेकिन अब बारी थी नोआ की डरने की। नोआ परेशान हो जाता है। रेचल पूछती है कि इसमें ऐसा क्या है कि तुम परेशान हो गए? नोआ कहता है कि कोई भी टेप अगर बनता है तो उसके ओरिजिनल कॉपी से डुप्लीकेट कॉपी पे उसके ट्रैक नंबर आ जाते हैं और उसी नंबर से हमें पता चलता है कि ये टेप कहाँ से बना है। लेकिन इसके कॉपी पे तो ट्रैक नंबर आ ही नहीं रहा है। ये तो ऐसा ही है जैसे कोई इंसान बिना फिंगरप्रिंट के पैदा हुआ है, कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है। अब तो नोआ को भी धीरे धीरे शक हो रहा है, लेकिन तभी वहाँ पर नोआ की असिस्टेंट बेट आ जाती है जो कि अब नोआ की गर्लफ्रेंड है। नोआ पेस से भी कहता है कि तुम भी इस टेप को देखो तो और बताओ कि तुम्हें क्या समझ में आता है, लेकिन रेचल नोआ को ये टेप देखने नहीं देती। रेचल वहाँ से चली जाती है और अब रेचल को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। अब उसके पास बस एक ही रास्ता था। वो उस टेप की फुटेजेस को क्लियर करती है और उस टेप के आखिर में उसे एक लाइट हाउस दिखता है। वो पता करती है तो उसे पता लगता है कि वो लाइट हाउस मॉस्को आइलैंड के पास है। जब वो मॉस्को आइलैंड के बारे में सर्च करती है तो उसे फोटो में वही औरत दिखती है जो कि उस टेप में अपने बालों पे कंघी कर रही थी। उस औरत का नाम है एना मॉर्गन। एना मॉर्गन के बारे में जब वो सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि एना मॉर्गन को घोड़ों का बहुत शौक था। वो घोड़ों के शो को होस्ट करती थी। उसके पास बहुत घोड़े थे, लेकिन अचानक एक दिन उसके घोड़े धीरे धीरे करके मरने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर एक दिन एना मॉर्गन ने भी खुद को मार दिया। याद है ना, वीडियो टेप में दिखाया गया था कि एना मॉर्गन कूद गई थी, तो शायद वो ऐसे ही मरी थी। एना मॉर्गन के जाने के बाद उसका सब कुछ उसके पति रिचर्ड मॉर्गन के नाम हो गया। रिचर्ड मॉर्गन ने भी हॉर्स शो होस्ट करने की कोशिश की, लेकिन राइडर अचानक घोड़े से गिर के जख्मी हो गया। उस शो में आए हुए लोगों का ये कहना था कि राइडर ने एना मॉर्गन और उसकी बेटी को देखा था। रेचल ये सुन के हैरान हो जाती है कि एना मॉर्गन की कोई बेटी भी थी। अब तो ये राज और भी गहरा होता जा रहा है। वो अपने घर जाती है, उसका बेटा सो रहा है। वो अपने कमरे में जाती है, तभी उसे अचानक कुछ आवाजें आ रही है। वो अपने बेटे के कमरे में जाती है तो देखती है कि एक शैतान वहाँ बैठी हुई है और वो रेचल का हाथ पकड़ती है। तभी
अचानक रेचल की आंख खुल जाती है और हमें समझ में आता है कि रेचल सपना देख रही थी, लेकिन क्या वो वाकई में सपना था, क्योंकि उसके हाथ में निशान तो है ही। रेचल को अभी भी कुछ आवाजें आ रही है। वो अपने बेटे के कमरे में जाती है तो देखती है कि उसके मासूम बेटे एडन ने भी उस मनहूस टेप को देख लिया है। वो रोती है, चिल्लाती है कि अब वो क्या करेगी। उसे अपने बेटे को बचाना है। जहाँ पर एक तरफ रेचल रो रही है, वहीं दूसरी तरफ मॉल में शॉपिंग करते हुए नोवा ये दिखता है कि सीसीटीवी कैमरा में सबकी फोटो तो नॉर्मल आ रही है, लेकिन उसकी फोटो इतनी अजीब क्यों है, उसका फेस क्यों धुंधला है। अब नोवा को रेचल की बातों पे यकीन हो जाता है। तभी नोवा के पास रेचल का कॉल आता है। रेचल रो रही है कि उसने भी टेप देख लिया, अब वो भी खतरे में है। नोवा बोलता है कौन, तो रेचल कहती है कि हमारा बेटा एडन, यानी कि एडन का पिता था नोवा। कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ की तरफ जा रही है। छोड़ के जाने की गलती से भी मत कीजिएगा। हमें दिखाया जाता है कि रेचल ये फैसला करती है कि वो एना मॉर्गन के आइलैंड पे जाएगी, लेकिन इससे पहले वो एडन को अपनी बहन के घर में छोड़ेगी। हमें दिखाया जाता है कि एडन कार में बैठा हुआ है। एडन को भी ये पता है कि नोवा उसका पिता है। एडन कोई पेंटिंग कर रहा है। एडन क्या पेंटिंग कर रहा है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रेचल और नोवा एडन को रेचल की बहन के घर में छोड़ के चले जाते हैं। रेचल नोवा को कहती है एना मॉर्गन अपने आखिरी दिनों में मेंटल हॉस्पिटल में चली गई थी, तुम वहां जाके उसके फाइल को चेक करो और मैं मॉस्को आइलैंड जा रही हूँ उसके पति से बात करने के लिए। आज आखिरी दिन है, अगर आज मैंने कुछ नहीं किया बहुत कुछ खराब हो जाएगा। जहाँ पर एक तरफ रेचल मॉस्को आइलैंड जा रही है, वहीं दूसरी तरफ नोवा मेंटल हॉस्पिटल जाता है और उसे पता चल जाता है कि एना मॉर्गन की फाइल नीचे बेसमेंट में है। और वहाँ पर दूसरी तरफ रेचल एना मॉर्गन के पति से मिलती है। वो उससे झूठ बोलती है कि वो खोरों के बारे में लिखना चाहती है, लेकिन उसके पति को शक हो जाता है कि रेचल झूठ कह रही है। रेचल एना मॉर्गन के पति रिचर्ड से एना मॉर्गन और उसकी बेटी के बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन रिचर्ड बात करने से मना कर देता है। रेचल वहाँ से परेशान होकर लौट रही है, लेकिन तभी उस घर को देखती है और फिर अपनी बेटे के पेंटिंग को देखती है। एडन ने एना मॉर्गन के घर की पेंटिंग बना दी थी, लेकिन कैसे ये तो हमें एडन ही बताएगा। और वहाँ दूसरी तरफ नोवा को एना मॉर्गन की फाइल मिल जाती है। उस फाइल में ये लिखा हुआ है कि एना मॉर्गन अपनी बेटी से बहुत परेशान थी, उसी के कारण वो मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो गई और आखिरकार मर गई। उसकी बेटी के बारे में जानना है तो आप वीडियो टेप देखें। वीडियो टेप यहाँ नहीं है, कहीं और है, जहाँ पर एक तरफ नोवा को धीरे धीरे सबूत मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रेचल अपने बेटे एडन को कॉल करती है और पूछती है कि तुमने ये पेंटिंग क्यों बनाई है, तुम्हारे दिमाग में ये आया कैसे। एडन उसे बताता है कि मैंने ये पेंटिंग नहीं बनाई है, मुझे उसने बनाने के लिए कहा था। उसने किसने? उसी ने, एना मॉर्गन की बेटी समारा ने। रेचल डर जाती है। वो कहती है कि उसने तुमसे और क्या कहा है। एडन कहता है कि उसने कहा है कि वो खोरे उसे सोने नहीं देते, वो उसे परेशान करते हैं। रेचल को एडन की बातें समझ में नहीं आ रही, लेकिन इतना तो पक्का है कि जो कुछ भी है वो रिचर्ड और एना मॉर्गन के घर के पास है। और वहाँ दूसरी तरफ जब नोवा उस वीडियो टेप को लेने जाता है तो नोवा को ये पता चलता है कि उस वीडियो टेप को तो कोई और ले जा चुका है। कौन है वो और कोई नहीं है बल्कि है रिचर्ड मॉर्गन। जहाँ पर एक तरफ नोवा के हाथ में कुछ नहीं लगा, वहीं पर दूसरी तरफ रेचल उस आइलैंड के एक लौती डॉक्टर से बात करती है। उससे पूछने की कोशिश करती है कि एना कैसी थी। वो डॉक्टर ये बताती है कि एना और रिचर्ड की कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन उसके कोई बच्चे नहीं हुए। उसके बाद वो लोग 1 महीने के लिए इस आइलैंड से बाहर गए और वहाँ से एक लड़की को समारा को गोद लिया। और जब से वो लड़की यहाँ पर आई, इस आइलैंड में हर जगह मनुष्यत होने लगी। एना के खोरे मरने लगे और उसके बाद एना और रिचर्ड ने उस लड़की को यहाँ से दूर भेज दिया। वो लड़की कहाँ गई किसी को नहीं पता। रेचल जानती थी कि उसके सवालों के सारे जवाब रिचर्ड के पास है। वो एना मॉर्गन के घर में एक बार फिर से जाती है। वो देखती है कि सामने टेप चल रहा है और ये वही टेप है जो कि रिचर्ड मॉर्गन हॉस्पिटल से लेके आया था। उस टेप में और कोई नहीं बल्कि समारा है। उस टेप में ये दिखाया जाता है कि डॉक्टर समारा से पूछ रहे हैं कि तुम सोती क्यों नहीं हो। समारा कहती है कि मैं कभी नहीं सोती, मुझे पता है कि मम्मी मुझसे प्यार करती हैं, लेकिन डैडी मुझे अपने साथ रखना नहीं चाहते। मैं जहाँ भी जाती हूँ कुछ ना कुछ बुरा तो हो ही जाता है और मैं इसे रोक नहीं सकती। डॉक्टर पूछता है कि क्या तुम किसी को चोट पहुँचाना चाहती हो। इससे पहले समारा कुछ कह पाती, वहाँ पर रिचर्ड भी आ जाता है। रिचर्ड कुछ अजीब सा लग रहा है। रेचल रिचर्ड से पूछती है कि तुम
तुमने समारा के साथ क्या किया। रिचर्ड कहता है कि उसकी आवाज मुझे आज भी सुनाई देती है, वो मुझे सोने नहीं देगी, वो मुझे मार देगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं, अब मैं खुद ही मरूंगा। और उसके बाद रिचर्ड अपने आप को मार देता है। ये सब देख के रेचन डर जाती है, लेकिन तभी उसी वक्त वहाँ नोआ आ जाता है। अब नोआ और रेचन को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी रेचन को एक बात याद आती है कि समारा ने एडन से कहा था कि वो घोड़े मुझे सोने नहीं देते। वो लोग तबेले में जाते हैं और तब उन्हें दिखता है एक कमरा। वो समझ जाते हैं कि रिचर्ड ने समारा को इस कमरे में रखा था, लेकिन इस कमरे में है क्या। वो उस कमरे की पेंटिंग देखते हैं जो कि समारा ने बनाई थी, एक पेड़ की पेंटिंग। लेकिन ये पेड़ है कहाँ। रेचन को कुछ याद आ रहा है। ये पेड़ तो उसी केबिन में है ना जहाँ पर ये वीडियो टेप पहली बार मिली थी, वही केबिन नंबर 12। रेचन और नोआ उसी केबिन के पास जाते हैं। उन्होंने जहाँ से शुरुआत की थी वो लोग वहीं पहुँच गए। रेचन को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब दिन खत्म होने में बहुत ही कम वक्त बाकी है। रेचन नोआ से कहती है कि मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन तुम हमारे बेटे एडन को बचा लेना। नोआ को गुस्सा आता है, वो चिल्लाने लगता है कि समारा तुम हमसे चाहती क्या हो। तभी उन लोगों को पता चलता है कि इस केबिन के अंदर कुछ है। वो लोग उस केबिन को खोदते हैं और तब वो देखते हैं एक कुआं। याद है ना कुआं, जो कि उस वीडियो टेप में दिखाया गया था। और हमें दिखाया जाता है कि दिन पूरा हो चुका है, उस कमरे का टीवी चल रहा है और वो टीवी अचानक रेचन के ऊपर आके गिरता है और रेचन भी कुएं में गिर जाती है। नोआ चिल्लाता है कि रेचन तुम परवाह मत करो, मैं बाहर से मदद लेके आ रहा हूँ। नोआ बाहर की तरफ जाता है और वहाँ कुएं के अंदर अचानक रेचन का हाथ कोई पकड़ लेता है और वो और कोई नहीं बल्कि समारा थी। और समारा रेचन को ये दिखाती है कि उसकी माँ यानी कि एना मॉर्गन समारा को इस कुएं के पास लेके आई थी। और उसके बाद उसने समारा को इस कुएं में धक्का दे दिया, क्योंकि वो समझ गई थी कि समारा जब तक उनके आइलैंड पे रहेगी तब तक मनुष्यत होती रहेगी। समारा जब इस कुएं में गिरी थी तो वो जिंदा थी और आज भी उसकी लाश इसी कुएं में है। रेचन समझ जाती है कि समारा उससे क्या चाहती थी। वो समारा की बॉडी को लेके कुएं से बाहर निकल जाती है। वो नोआ को बताती है कि समारा सिर्फ ये चाहती थी कि उसे उस कुएं से बाहर निकाल दिया जाए। समारा इस कुएं में सिर्फ 7 दिन तक जिंदा थी, इसलिए वो अपने शिकार को 7 दिन देती थी ताकि वो इस पहेली को सुलझा ले। अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन क्या ये सच है, आइए जानते हैं। रेचल अपने बेटे एडन के पास है। वो एडन को बताती है कि उसने समारा को उस कुएं से निकाल दिया। एडन ये सुन के परेशान हो जाता है कि आपने ये क्या किया, आपने ये क्यों किया, आपको उसे बाहर नहीं निकालना चाहिए था। आपको याद है ना वो कभी नहीं सोती। रेचन समझ जाती है कि ये सब तो समारा की चाल थी ताकि कोई उसे बाहर निकाल दे, और अब वो शैतान आजाद हो चुकी है। हमें दिखाया जाता है कि नोआ अपने घर में अकेला है। तभी उसके पीछे टीवी चलता है। नोआ टीवी को देख रहा है। टीवी में वही कुआं आता है और उस कुएं से बाहर निकलती है समारा। और वहाँ दूसरी तरफ रेचन नोआ के घर पहुँचने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या वो पहुँच पाएगी, आइए जानते हैं। उस टीवी से बाहर निकल के समारा नोआ के ऊपर हमला कर देती है और उसी वक्त रेचन वहां पहुंचती है और रेचन को दिखता है नोआ की लाश। वो रोती है, वो तड़पती है, वो अपने घर जाती है। वो चिल्लाती है कि मैंने ऐसा क्या किया जो कि किसी ने नहीं किया। नोआ को तुमने क्यों मारा, तुम्हें मुझे भी तो मारना चाहिए था, मैंने ऐसा क्या किया। तभी रेचन को याद आता है कि उसने उस सीडी की, उस टेप की कॉपी बनाई थी। समारा यही तो चाहती थी कि उस टेप की इतनी कॉपी बने कि हर कोई उसे देखे और समारा सबका शिकार कर सके। कहानी के आखिर में रेचन अपनी बेटे एडन के हाथों भी उस टेप की कॉपी बना लेती है। रेचन और एडन तो बच गए, लेकिन जो लोग ये टेप देखेंगे उनका क्या होगा, ये बात तो हमें रिंग 2 में ही पता चलेगी। थी ना खौफनाक कहानी। मैं मिलता हूँ आपसे एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।